बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस में हमारा आखिरी टॉपिक जो कि रोल ऑफ बी सेल्स है, और आपको याद होगा कि रोल ऑफ बी सेल्स जो है इसको हम ह्यूमरल या एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून रिस्पांस भी कहते हैं। बी सेल्स जो हैं वो डिफ्रेंशिएट जो है वो बोन मैरो में हो जाते हैं। अब बी सेल्स जो हैं वो क्या करते हैं कि वो स्पेसिफिक रिसेप्टर्स जो हैं उनके सेल मेम्ब्रेन के ऊपर जो है उसको एक्सप्रेस करते हैं, और इन्हें हम बी सेल रिसेप्टर्स कहते हैं या BCRs कहते हैं। तो ये आप इसकी सरफेस के ऊपर ये बी सेल है, और इसकी आप सरफेस के ऊपर ये देख सकते हैं ये BCR है। अब BCR जो है इसका काम क्या होता है कि ये अलाउ करता है बी सेल को कि ये स्पेसिफिक एंटीजन जो है उसके साथ क्या करे कि उसके साथ जाके बाइंड हो जाए, क्योंकि जब ये बाइंड होगा तो उसके बाद ये क्या करेगा कि एंटीबॉडी रेस्पॉन्स जो है उसके जो है एंटीजन जो है उसके खिलाफ जो है उसको इनिशिएट करेगा, यानी कि इसको स्टार्ट कर देगा। अब टी सेल्स ही की तरह से मिलियंस ऑफ बी सेल्स जो हैं इनकी टाइप्स होती हैं और ये बॉडी में प्रेजेंट रहते हैं, और हर एक इनमें से क्या होगा कि एक पर्टिकुलर एंटीजन के लिए जो है वो स्पेसिफिक होता है, यानी हर एंटीजन के लिए एक स्पेसिफिक जो है ना वो बी सेल जो है वो प्रेजेंट होगा। अब ये तो हमने बात की कि इसके अंदर प्रेजेंट है। इसके बाद दूसरी जो हमने बात करनी है वो क्या है, एक्टिवेशन ऑफ बी सेल्स, कि बी सेल्स जो है ये एक्टिवेट होंगे कैसे। तो बी सेल एक्टिवेशन शुरू कैसे होती है कि जब बी सेल जो है वो एंटीजन के साथ जो है वो बाइंड करेगा अपने BCR के थ्रू। तो आप ये देख सकते हैं कि ये इसका BCR है, और ये देखें कि ये एंटीजन जो बैक्टीरियम के ऊपर जो एंटीजन है उसके ऊपर उसके साथ जाके ये क्या हो गया, बाइंड हो गया, तो ये फिर एक्टिवेट हो जाता है। अब बी सेल्स जो होते हैं ये स्टिमुलेट जो है वो स्पेसिफिक एंटीजन जो है उसके साथ बाइंड करने के स्टिमुलेट किसकी वजह से होते हैं, ये होते हैं इंटरल्यूकिन 2 प्रोटीन। तो ये आपको याद होगा कि हमने पीछे देखा था कि जो इंटरल्यूकिन 2 प्रोटीन जो है ये देखें ये यहाँ पर हेल्पर टी सेल जो है ये क्या करता है, ये इंटरल्यूकिन 2 जो है इसको जो है वो क्या करता है कि ये सिक्रीट करता है। तो जो स्टिमुलेट जो है बी सेल्स जो है वो किसकी वजह से होते हैं कि वो स्पेसिफिक एंटीजन के साथ बाइंड करने के स्टिमुलेट ऐसे होंगे कि इसको कौन करेगा, इंटरल्यूकिन 2 जो कि एक प्रोटीन है। अब ये सिक्रीट किसने की, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, हेल्पर टी सेल्स जो है वो इसको इंटरल्यूकिन 2 प्रोटीन्स जो हैं इनको सिक्रीट करते हैं, और जब ये बाइंड कर जाएगा स्पेसिफिक एंटीजन के साथ तो फिर बी सेल्स जो हैं वो क्या करते हैं कि वो 2 टाइप्स ऑफ सेल्स जो है उनको बनाना शुरू कर देते हैं। तो ये देखें ये हमारा बी सेल था, और अब ये एक्टिवेट हो गया क्योंकि ये किसके साथ बाइंड हो गया, इसके साथ जो है वो एंटीजन के साथ बाइंड हो गया। अब क्या होगा कि अब ये एक्टिवेट हो गया। जब ये एक्टिवेट हो जाता है तो फिर क्या होगा कि अब इनकी क्लोनल एक्सपेंशन होगी, यानी कि अपने क्लोन्स बनाने शुरू कर देंगे, क्योंकि इनमें सेल प्रोलिफरेशन शुरू हो जाती है, यानी कि ये डिवाइड होना शुरू हो जाते हैं, और ये डिवाइड करके 2 मेन टाइप्स के सेल्स बनाते हैं। एक तो ये आप देख सकते हैं ये प्लाज्मा सेल्स हैं, और ये क्या है, मेमोरी बी सेल्स हैं। तो ये 2 तरह के सेल्स जो हैं ये क्या करेंगे कि इनको बनाना शुरू कर देते हैं। और अब यहाँ भी आप देख सकते हैं कि ये प्रिकर्सर्स हैं जो कि कहाँ पर प्रेजेंट है, जो मैंने शुरू में भी बात की थी कि ये बोन मैरो में प्रेजेंट होते हैं। और अब ये जब एक्टिवेट हो गए तो ये क्या करेंगे, 2 टाइप्स ऑफ सेल्स बनाएंगे, ये बी सेल्स हैं और ये टी सेल्स हैं। अब जो बी सेल्स जो हैं हम क्योंकि इस पर फोकस कर रहे हैं, तो बी सेल्स जो हैं वो क्या करेंगे कि जब एक्टिवेट होते हैं फॉरेन मॉलिक्यूल से, जैसे आपने अभी भी देखा कि जब वो एंटीजन के साथ बाइंड हुआ तो वो डिवाइड करते हैं और फिर डिफ्रेंशिएट करते हैं, और क्या प्रोड्यूस करेंगे, मेमोरी बी सेल्स और प्लाज्मा सेल्स। मेमोरी बी सेल्स जो हैं ये कैसे होते हैं, लॉन्ग लिव्ड होते हैं, और ये फ्यूचर इम्यूनिटी जो है वो जो है वो उसको प्रोवाइड करते हैं। प्लाज्मा सेल्स जो है इनका काम क्या है कि ये एंटीबॉडीज़ जो है ब्लड स्ट्रीम जो है उसके अंदर सिक्रीट करना शुरू कर देंगे। तो हमने देखा कि 2 टाइप्स ऑफ सेल्स जो हैं वो बी सेल्स ने प्रोड्यूस किए। अब जो प्लाज्मा क्लोन सेल्स जो हैं ये स्पेशलाइज्ड किस चीज़ के लिए होते हैं कि ये बल्क क्वांटिटी एंटीबॉडीज़ की, बल्क क्वांटिटी का क्या मतलब है कि लार्ज अमाउंट में एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस करेंगे। अब जब बी सेल्स जो हैं वो प्लाज्मा सेल्स जो है बन जाते हैं तो वो फिर क्या होगा कि वो सिर्फ फ्यू डेज़ तक इनकी लाइफ होती है, लेकिन इन चंद दिनों की ज़िंदगी में ये क्या करते हैं कि ये
एंटीबॉडीज़ जो है उनकी काफ़ी ज़्यादा मिकदार जो है वो बना देते हैं, यानी काफ़ी सारी एंटीबॉडीज़ बना देंगे। अब आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि एक प्लाज्मा सेल जो है वो 10 मिलियन मॉलिक्यूल्स जो हैं एंटीबॉडी के पर आवर बनाता है, यानी 1 घंटे में। तो आप ये सोच लें कि अगर उनकी ज़िंदगी फ्यू डेज़ की भी है तो उतनी देर में कितनी ज़्यादा एंटीबॉडीज़ बना जाएंगे। तो पर आवर जो है वो इनकी जो प्रोडक्शन जो है वो कितनी है इसकी प्लाज्मा सेल की कि ये एंटीबॉडीज़ बनाता है, तो वो 10 मिलियन एंटीबॉडीज़ जो है 1 घंटे में बनाता है। तो 10 मिलियन कि 1 मिलियन कितना होता है, 10 लाख के बराबर होता है। तो यानी कि 100 लाख आप समझ लें आप, तो 10 मिलियन मॉलिक्यूल्स जो हैं वो 1 घंटे में ये बनाएंगे। अब अगर यही एंटीजन अगर बॉडी में बाद में कभी यानी कि ज़िंदगी में कभी कई साल बाद या कुछ महीनों बाद या कभी भी ज़िंदगी में जब वो अगर एंटर होती है तो फिर क्या होगा कि उसके बाद जो है वो ये जो हमारे मेमोरी बी सेल्स हैं ये क्या करते हैं कि डिवाइड करते हैं, और ये डिवाइड करके मज़ीद प्लाज्मा सेल्स बनाएंगे और मेमोरी सेल्स बनाएंगे, और वो फिर क्या करेंगे कि हमें जो फ्यूचर अटैक्स होते हैं उसी एंटीजन, क्योंकि मैंने कहा ना कि हर एक जो है वो उसके लिए एंटीबॉडीज़ डिफरेंट होती हैं, तो उसी सेम एंटीजन जो कि जिसकी ये पहले से मेमोरी बी सेल्स पड़े हुए हैं, यही क्या करेंगे उसी एंटीजन जो है वो उससे फ्यूचर अटैक में हमें क्या करते हैं, प्रोटेक्ट कर देते हैं। अब स्टिमुलेशन जो बी सेल्स की है कि जो डिवाइड करता है प्लाज्मा क्लोन सेल्स में और मेमोरी बी सेल्स में, और जो सिक्रीशन जो होती है एंटीबॉडीज़ की जो कि कौन करेगा, प्लाज्मा क्लोन सेल्स, तो इसको हम ह्यूमरल या सेल मीडिएटेड इम्यून रेस्पॉन्स कहते हैं। अब इस फिगर के अंदर थोड़ी और बात कर लेंगे, तो हमने एक्टिवेशन ऑफ बी सेल्स की बात कर ली है कि कैसे होगी, तो यहाँ पर टी सेल्स का भी थोड़ा सा ज़रा ये रिव्यू ले लें दोबारा से कि टी सेल्स जो हैं ये क्या होता है कि डिफ्रेंशिएट बने, तो जाहिर है ये इनका प्रिकर्सर सेल तो होता ही बोन मैरो में ही है ना, तो ये क्या होता है टी सेल्स जो हैं ये डिफ्रेंशिएट कहाँ होते हैं, जाके थाइमस के अंदर, और वो वहाँ पर जाके क्या होगा कि 4 टाइप्स जो हैं सेल्स की बन जाएंगी। साइटोटॉक्सिक, ये IC है, ये आई के बाद ई नहीं है, साइटोटॉक्सिक टी सेल्स, तो ये डिस्ट्रॉय क्या करते हैं, कैंसर सेल्स को, और बॉडी सेल जो हैं जो कि जिनको इन्फेक्ट किसने वायरस से किया हुआ है ये उनको डिस्ट्रॉय करते हैं। हेल्पर टी सेल्स का काम क्या होता है कि ये एक्टिवेट करते हैं बी एंड टी सेल्स को, जैसे कि अभी आपने देखा। इसके बाद सप्रेसर टी सेल्स जो है ये क्या करते हैं कि जिस वक्त आपकी जो रिमूव हो जाती है इन्फेक्शन बॉडी से, तो ये इम्यून रिस्पॉन्स को शट डाउन कर देते हैं क्योंकि अब उसकी ज़रूरत नहीं होती। इसके बाद मेमोरी टी सेल्स ये लॉन्ग लिव्ड हैं और ये फ्यूचर इम्यूनिटी जो है हमें प्रोवाइड करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा आ जाता है दैट इज़ स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी, कि एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर क्या है, तो ये आप देख भी सकते हैं आपके सामने एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर है। तो एंटीबॉडीज़ जो हैं इनको हम इम्यूनोग्लोबुलिन्स या IgGs भी कहते हैं। अब ये जो है ना प्राइमरी क्लासेस अगर हम बात करें इम्यूनोग्लोबुलिन्स की तो वो 5 हैं, और वो कौन कौन सी होती हैं, IgG, IgM, IgA, IgD और IgE, 5 क्लासेस होती हैं इनकी। तो जो अगर हम इसकी शेप देखें तो ये आप यहाँ से देख सकते हैं कि दिस इज़ जस्ट लाइक द लेटर वाई शेप्ड है ये। तो ये जो इनका जो होता है एंटीबॉडीज़ जो है इनकी जो शेप होती है ये कैसे होती है, ये वाई शेप्ड प्रोटीन्स हैं, और ये क्या करती हैं कि हमारी ब्लड स्ट्रीम में जो है वो क्या करती हैं, सर्कुलेट करती रहती हैं, और फिर ये क्या करेंगी, जैसे आपने अभी पीछे देखा कि ये स्पेसिफिक एंटीजन जो है उसको क्या करती हैं कि उसके साथ जाके बाइंड करती हैं, और इस तरह से वो क्या करेंगी कि माइक्रोब्स जो हैं उनको अटैक करेंगी। तो ये आप देख सकते हैं, आपने पीछे भी देखा था कि यहाँ पर वो उसकी एंटीजन जो थी बैक्टीरियम की उसके साथ जाके ये अटैच यहाँ से हो गया था। तो ये एक्चुअली इसके ऊपर एक ये और एक ये 2 बाइंडिंग साइट्स इसके पास होती हैं। तो ये एंटीजन बाइंडिंग साइट्स हैं कि जिनके साथ जाके ये क्या करेगा कि एंटीजन के साथ जाके ये अटैच हो जाती हैं। तो ये तो है कि एंटीबॉडीज़ अब जो है ये ट्रांसपोर्ट जो है वो ब्लड में होती हैं और लिम्फ में होती हैं, यानी दोनों में होती हैं।
और फिर ये क्या करेंगी कि वहाँ से जो है, क्योंकि उसके अंदर ये प्रेजेंट ही होती हैं, तो ये वहाँ से क्या होता है कि जो पैथोजिन इन्वेजन साइट है, यानी कि जहाँ पर पैथोजिन जो है वो इन्वेड किया है, वहाँ पर आ गया, तो वहाँ जाके ये क्या करेंगी कि वहाँ ट्रांसपोर्ट हो जाती हैं। अब टिपिकल एंटीबॉडी जो है वो अभी आपने देख ही लिया कि ये वाई शेप्ड मॉलिक्यूल है और इसमें 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये 4 पॉलीपेप्टाइड चेन है, 1 2 3 एंड 4। अब ये 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स जो है इसके अंदर प्रेजेंट है। 2 आइडेंटिकल लॉन्ग चेन्स होती हैं, ये आप देख सकते हैं। ये जो पिंक वाली है, ये देखें, ये वाली लॉन्ग है ना, ये और ये वाली, ये दोनों, ठीक है। ये क्या है कि ये लॉन्ग चेन्स हैं, आइडेंटिकल हैं, बिल्कुल एक जैसी होती हैं और इन्हें हम हैवी चेन्स कहते हैं। और इसी तरह से 2 आइडेंटिकल शॉर्ट चेन्स हैं, तो आप ये देख सकते हैं, ग्रीन वाली ये, एक ये और एक ये, और आप ये देखें आइडेंटिकल हैं, बिल्कुल एक जैसी हैं ये शॉर्ट चेन्स हैं। और इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें हम लाइट चेन्स कहते हैं। अब हर एक चेन जो है उसमें सेगमेंट्स 2 होते हैं। आप ये देख सकते हैं कि ये इसके अंदर जो है ये वाला है ऊपर वाला, ये वेरिएबल है, ये और ये। इसी तरह इसमें भी देखें, ये और ये इसके ऊपर वी लिखा हुआ है, इसीलिए इस पर भी देख सकते हैं, इस पर भी देख सकते हैं, सब पे वी लिखा हुआ है हमने। वी क्यों लिखा है कि ये क्या है, ये वेरिएबल सेगमेंट है। तो इसमें 2 सेगमेंट्स हैं, एक वेरिएबल सेगमेंट है और जो है वो कांस्टेंट जो है वो इसमें सेगमेंट होता है। ये देख सकते हैं आप, ये सी लिखा हुआ है हमने ना, ये वाला, ये लाइट पिंक जो है यहाँ पर, और ये लाइट ग्रीन, ये इसके ऊपर हमने देखें चारों पे सी लिखा हुआ है, ये हैवी चेन में और वो लाइट चेन में। तो ये जो आपका जो है कांस्टेंट सेगमेंट यानी फंक्शनल सेगमेंट जो है इसमें प्रेजेंट है। और दूसरा सेगमेंट जो मैंने पहले ही बता दिया, ये कौन सा है, ये वेरिएबल सेगमेंट। तो 2 सेगमेंट्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, कांस्टेंट और वेरिएबल सेगमेंट। अब ये जो कांस्टेंट सेगमेंट जो है जिसको हमने सी लिखा हुआ है, ये देख सकते हैं हैवी चेन का जो है ये वाला सारा। तो ये इसमें क्या होगा कि अमीनो एसिड सीक्वेंस जो है वो कांस्टेंट होता है। जो एक पर्टिकुलर इम्यूनोग्लोबुलिन क्लास है, अभी आपको याद होगा कि अभी मैंने शुरू में कहा था कि इम्यूनोग्लोबुलिन्स जो हैं इनकी 5 क्लासेस होती हैं, मेन क्लासेस IgG, IgM, IgA, IgD और IgE। तो ये जो कांस्टेंट सेगमेंट को कांस्टेंट कहते ही इसलिए कि जो कोई एक पर्टिकुलर, यानी डिफरेंट क्लासेस में तो जाहिर है डिफरेंट ही होंगे ना, लेकिन जब आप एक पर्टिकुलर जो इम्यूनोग्लोबुलिन की क्लास की बात कर रहे हैं तो उसके अंदर क्या होगा कि ये जो आपका अमीनो एसिड का सीक्वेंस जो होता है वो इसमें क्या होगा, वो कांस्टेंट होता है, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि वो कांस्टेंट सेगमेंट है। लेकिन जो वेरिएबल सेगमेंट है जिसको हमने वी कहा, ये वाला और ये दोनों में, इधर भी और इधर भी, तो जो वेरिएबल जो सेगमेंट्स होते हैं वो क्या होता है कि उसमें डिफरेंट अमीनो एसिड सीक्वेंसेस होते हैं हर एंटीबॉडी में। और इसीलिए क्या होता है कि ये एंटीजन बाइंडिंग साइट के तौर पे एक्ट करते हैं, यानी यहाँ पर आके एंटीजन जो है वो क्या करेगी, वो बाइंड होगी। हमने कहा था हर एंटीजन के लिए डिफरेंट एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है। अब हर एक एंटीबॉडी जो है उसके जो हैं 2 एंटीजन बाइंडिंग साइट्स, कि जो मैंने आपको पहले भी दिखाई थी, एक ये और एक ये, तो ये एंटीजन बाइंडिंग साइट्स हैं। तो हर एंटीबॉडी जो होती है उसके अंदर 2 एंटीजन बाइंडिंग साइट्स जो होती हैं वो प्रेजेंट होती हैं। इसके बाद ये देखें कि मोड ऑफ एक्शन ऑफ एंटीबॉडी। तो एंटीबॉडीज़ जो होती हैं ये क्या करती हैं कि डिफरेंट वेज जो हैं उसमें एक्ट करती हैं या वर्क करती हैं, और वो 3 मेन वेज की हम बात करेंगे। और वो कौन कौन सी हैं, ये एक तो एंटीबॉडी जो है वो बाइंड कर सकती है एंटीजन के साथ, और ये एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बना देगी। इससे फ़ायदा क्या होता है कि ये प्रोमोट करता है फेगोसाइटोसिस को। इसके अलावा जो है ये दूसरा जो तरीका है ये जिससे एक्ट करती हैं वो क्या है कि ये कॉम्प्लीमेंट सिस्टम जो है उसको एक्टिवेट कर देती हैं। तो इस तरह से क्या होगा कि वो उसको डिस्ट्रॉय करना आसान हो जाता है। ये थोड़ा ज़रा देख लीजिएगा, यहाँ LE आता है, M ये यहाँ पे L के बाद E आएगा, I नहीं आएगा। अच्छा, इसके बाद तीसरा तरीका क्या है कि एंटीबॉडीज़ जो हैं वो तीसरा तरीका इनका है कि ये कंबाइन कर जाती हैं टॉक्सिन्स के साथ और उनको फिर न्यूट्रलाइज कर देती हैं, और इस यानी कि ये एंटी टॉक्सिन के तौर पे भी काम करती हैं। क्योंकि जब आपकी बॉडी के अंदर पैथोजेंस एंटर होते हैं तो वो सर्टन टॉक्सिन्स को भी रिलीज़ करते हैं।
तो जो कि हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं, तो एंटीबॉडीज़ क्या करती हैं कि उनके साथ भी कंबाइन करके उनको न्यूट्रलाइज कर देती हैं, यानी कि एंटीटॉक्सिन के तौर पे काम कर देती हैं। सो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज़।